समय की बात है। अरुणदेव नाम का एक राजा था। उसके 3 बेटे थे और एक बहुत बड़ा राज्य था। जैसे जैसे राजा की उम्र बढ़ने लगी, उसे अपने राज्य की चिंता सताने लगी। अब राज्य का उत्तराधिकारी चुनने का समय आ गया था। अब मैं काफी बूढ़ा हो चला हूँ। कुछ सालों बाद मुझे इस दुनिया से विदा लेनी होगी और अब वो समय भी आ गया है जब मुझे अपना राज्य हमारे बेटों के हवाले करना होगा। अरे महाराज, ऐसे अशुभ बातें मत कीजिए। आप अभी और जीवित रहेंगे और उचित समय आने पर आप सही उत्तराधिकारी का चुनाव भी कर लेंगे। नहीं स्नेहलता, इस धरती पर कोई भी अमर नहीं है। एक न एक दिन सबको जाना है। मेरी चिंता यह है कि हमारे तीनों बेटों में से कौन ऐसा है जो प्रजा को साथ लेकर चलेगा और एक अच्छा राजा बन पाएगा। महाराज, अब ज्यादा चिंता ना करें। इसकी परीक्षा तो समय ही लेगा। इसे अब समय पर छोड़ दीजिए। वक्त पर छोड़ने की जरूरत नहीं है स्नेहलता। मुझे अभी एक तरकीब सूझी है। इस तरकीब से शायद मैं अपने बच्चों की परीक्षा ले पाऊंगा और पता लगा पाऊंगा कि इनमें से कौन मेरा उत्तराधिकारी बनेगा और इस राज्य का एक काबिल राजा बन पाएगा। अगले दिन सुबह राजा अपने एक मित्र मंगल के पास जाता है। कैसे हो मंगल? अरे अरे, इतने बड़े महाराज आज मेरी कुटिया में। बताए महाराज, आपका कैसे आना हुआ? अरे मंगल, दुनिया की नजरों में मैं महाराज हूं, पर तुम्हारा तो बचपन का मित्र हूं ना। शायद पहली बार हो रहा है कि कृष्ण खुद सुदामा के घर पधारे हैं। अब तुम मुझे जो भी कहो, सत्य तो यही है कि मैं तुमसे मदद मांगने आया हूं मंगल। आपके पास तो भगवान का दिया हुआ सब कुछ है महाराज। आपको भला मेरी मदद की जरूरत कैसे पड़ गई? हाँ, मुझे पता है मंगल, मेरे पास भगवान का दिया हुआ सब कुछ है, पर मैं जिस दुविधा में पड़ गया हूं उससे बस तुम ही मुझे निकाल सकते हो। जी बताएं, मुझे क्या करना होगा? असल में कुछ सालों बाद मेरी हालत ऐसी नहीं रहेगी कि मैं राज्य चला सकूं। मुझे अपने तीनों बेटों में से किसी एक को राजगद्दी सौंपना पड़ेगी। अब कौन उस राजगद्दी का असली हकदार है और कौन सच में काबिल है, ये पता लगाने के लिए तुम्हें और मुझे मिलकर एक नाटक रचना होगा। कैसा नाटक महाराज? राजा मंगल को अपनी सोची हुई योजना विस्तार पूर्वक समझाता है। ठीक है, मैं समझ गया महाराज। आप बिल्कुल चिंता न करें, मैं इसे बहुत अच्छे से कर लूंगा। इस नाटक से मुझे ये पता लग जाएगा कि मेरे तीनों बेटों में से कौन एक सच्चा इंसान है और प्रजा की देखभाल कर सकता है, और उसी बेटे को मैं अपना सिंहासन दे दूंगा। इसके बाद राजा अपने महल लौट आता है और एक एक करके अपने तीनों पुत्रों को कमरे में बुलाकर सबसे एक ही बात बोलता है। प्रणाम पिताश्री। अजय, तुम मेरे सबसे प्रिय पुत्र हो और मुझे लगता है कि तुम सबसे ज्यादा काबिल भी हो। इसलिए मैं चाहता हूं कि तुम्हें मेरे सिंहासन का उत्तराधिकारी चुना जाए। ये तो मेरे लिए बहुत ही सौभाग्य की बात होगी पिताश्री। ठीक है पुत्र, अभी तुम जाओ। और हाँ, और ये बात अभी किसी से मत कहना कि मैंने तुम्हें अगले राजा के रूप में चुना है। थोड़ी देर बाद राजा विजय को अंदर बुलाता है और उससे भी यही कहता है कि वो अगला राजा बनेगा। फिर थोड़ी देर बाद धनंजय भी अंदर जाता है और राजा उसे भी ये बोलता है कि अगला राजा उसे चुना जाएगा। महाराज, आपके मन में चल क्या रहा है? आपने तीनों राजकुमारों से सिंहासन का वादा कर दिया। आप ऐसा क्यों कर रहे हैं? महारानी, तुम सोच रही होगी कि मैंने अपने तीनों बेटों से एक ही वादा क्यों किया है। असल में ये सब मेरी योजना का हिस्सा है।
मैं ये देखना चाहता हूँ कि कौन सा बेटा सच्चाई, कर्तव्य और प्रजा के प्रति वफादार रहेगा। इस परीक्षा से ही मैं ये जान पाऊंगा कि उनमें से कौन सच में इस राज्य का योग्य उत्तराधिकारी है। तीनों भाई ये समाचार सुनकर बहुत खुश थे, लेकिन उन्हें इस बात का अंदाजा नहीं था कि जल्द ही उनका सामना एक कठिन परीक्षा से होने वाला है। इस परीक्षा में सफल होने के बाद ही उन्हें वो सिंहासन मिलेगा। कई दिन बीत जाते हैं और तीनों भाई राजा बनने के सपने देख रहे थे। तभी अचानक एक सभा बुलाई जाती है। सभा में राजा, महारानी स्नेहलता, राजा का मंत्री सुजन सिंह, एक सैनिक और राजा के तीनों बेटे शामिल होते हैं। इसके अलावा वहाँ एक कैदी भी मौजूद होता है जिसे सजा दी जाने वाली थी। वो कैदी और कोई नहीं बल्कि महाराज का बचपन का दोस्त मंगन है, जो वास्तव में कैदी नहीं बल्कि केवल कैदी बनने का नाटक कर रहा है। क्या हुआ पिताजी? इस कैदी का अपराध क्या है और इसे कौन सी सजा दी जाने वाली है? इसे आज ही फांसी दी जाने वाली है। पर पिताजी, फांसी ही क्यों? क्या किया है इसने? इसका अपराध क्या है? इसने आज भरे बाजार महाराज यानी मुझे गालियां दे रहा था। राजा के खिलाफ जो भी आवाज उठाता है उसकी सजा केवल और केवल मृत्यु है। ये आप क्या कर रहे हैं पिताजी? इतने छोटे अपराध के लिए इतना बड़ा दंड, ये तो अन्याय है। अब तुम मुझे न्याय और अन्याय का मतलब समझाओगे? इसने सबके सामने मेरे बारे में उल्टा सीधा कहा है। इसे मृत्यु की सजा देने के अलावा कोई और विकल्प नहीं है। ये तो गलत है पिताश्री। प्रजा को अपनी राय व्यक्त करने का अधिकार होना चाहिए। अगर कोई सीमा से बाहर जाकर कुछ बोलता है तो उसे दंडित किया जाना चाहिए, लेकिन उसके जीवन को समाप्त कर देना ये उचित नहीं है। मैं आप तीनों राजकुमारों से हाथ जोड़कर विनती करता हूँ कि आप कृपया महाराज से मेरी इस गंभीर गलती को माफ करवा दें और मुझे एक और मौका देने की कृपा करें। हाँ, ये मंगल तो वास्तव में एक शानदार नाटक कर रहा है। पिताश्री, मैं क्षमा चाहूंगा, लेकिन मैं आपके इस निर्णय के बिल्कुल खिलाफ हूँ। अच्छा, और कौन है जो इस निर्णय के खिलाफ है और इस अपराधी को बचाना चाहता है? मैं भी इसके खिलाफ हूँ पिताश्री। हाँ पिताजी, मैं भी इसके खिलाफ ही हूँ। वाह, मेरे तीनों बेटे न्याय की समझ रखते हैं। ये जानते हैं कि इस अपराध का क्या दंड होना चाहिए। तो आप तीनों ये चाहते हैं कि इस कैदी को मृत्यु दंड न दिया जाए। ठीक है, आप तीनों एक एक करके मेरे कमरे में आइए। राजा अपने कमरे में चला जाता है और सबसे पहले विजय को वहां बुलाता है। प्रणाम पिताजी। तो तुमने मन बना लिया है कि तुम इस अपराधी को मृत्यु की सजा नहीं देना चाहते? जी पिताजी, मुझे लगता है कि उस अपराधी को छोटे से अपराध के लिए बहुत बड़ी सजा दी जा रही है। ठीक है, अगर तुम इस कैदी को मृत्यु दंड से बचाना चाहते हो तो तुम्हें इसके लिए कीमत चुकानी होगी। तुम्हें जो सिंहासन देने का मैंने वादा किया था उसे हमेशा हमेशा के लिए भूलना पड़ेगा। बोलो, क्या तुम ऐसा करने के लिए तैयार हो? क्या? हाँ, तुम एक राजा के निर्णय को बदलने की बात कर रहे हो। इसके लिए तुम्हें उसकी कीमत चुकानी होगी। जो सिंहासन देने का वचन मैंने तुम्हें दिया था, तुम्हें उसे हमेशा हमेशा के लिए भूलना पड़ेगा। बोलो, क्या तुम ऐसा करने के लिए तैयार हो? पिताजी, मैं एक आम इंसान की जान बचाने के लिए अपना भविष्य दांव पर नहीं लगा सकता। आप उसको मृत्यु दंड दे दीजिए। वाह, ये तो बड़े न्याय की बातें कर रहा था। जब बलिदान देने की बात आई तो पीछे हट रहा है। ये तो राजा बनने के काबिल बिल्कुल नहीं है। ठीक है, मैं समझ गया। अब तुम यहां से जाओ। थोड़ी देर बाद राजा अजय को अपने कमरे में बुलाता है। बेटा अजय, अगर तुम चाहते हो कि इस व्यक्ति को मृत्यु दंड न मिले तो तुम्हें इसकी कीमत चुकानी होगी। इसकी जान के बदले तुम्हें अपने भविष्य का सिंहासन छोड़ना होगा। क्या एक आम इंसान की जिंदगी बचाने के लिए मुझे अपना सिंहासन छोड़ देना चाहिए?
ये कतई नहीं होगा मुझसे। मैं इतना बड़ा देवता नहीं हूं कि इतना बड़ा बलिदान दे सकूं। आप उसे मृत्यु की सजा दीजिए, मैं कोई विरोध नहीं करूंगा। राजा उदास हो जाता है क्योंकि उसका दूसरा बेटा भी पलट गया। अब राजा को पूरी उम्मीद अपने तीसरे बेटे से थी। थोड़ी देर बाद धनंजय भी कमरे में आता है। प्रणाम पिताजी। बेटा धनंजय, क्या तुम उस कैदी को मौत की सजा से बचाने के खिलाफ हो? हाँ पिताजी, मैं इस अपराध के बिल्कुल खिलाफ हूँ। न्याय यही कहता है कि जितना बड़ा अपराध हो, दंड भी उतना ही होना चाहिए। न तो बड़े अपराध के लिए छोटा दंड होना चाहिए और न ही छोटे अपराध के लिए बड़ा दंड। ठीक है, अगर तुम चाहते हो कि मैं अपना निर्णय बदलूं और कैदी की जान बख्श दूं, तो तुम्हें इसके लिए एक बड़ी कीमत चुकानी होगी। जी बिल्कुल, मैं उस इंसान को न्याय दिलाने के लिए कुछ भी करने को तैयार हूँ। बताइए, मुझे क्या बलिदान देना होगा? याद है, मैंने तुम्हें कहा था कि मैं तुम्हें अपना उत्तराधिकारी बनाऊंगा। बस तुम्हें इसी का बलिदान देना होगा। अगर तुम चाहते हो कि वो इंसान बच जाए, तो तुम्हें राजा बनने का सपना हमेशा हमेशा के लिए छोड़ना होगा। धनंजय पल भर में जवाब देता है, मुझे मंजूर है। दुनिया का कोई भी सिंहासन प्रजा से बड़ा नहीं होता, और अगर मैं प्रजा के साथ अन्याय होने दूं, तो मैं राजा बनने के काबिल नहीं रहूंगा। राजा धनंजय से यह सुनकर बहुत प्रसन्न हो जाता है। आखिरकार मुझे अपना उत्तराधिकारी मिल ही गया। मेरे बाकी दोनों बेटे अपने स्वार्थ को प्रजा से ऊपर रखते थे, लेकिन धनंजय उन दोनों से अलग है। वो प्रजा के साथ न्याय करने के लिए अपना सिंहासन तक छोड़ने को तैयार है। तुम परीक्षा में सफल हुए मेरे बेटे। कैसी परीक्षा पिताजी? आओ, मैं तुम्हें उस कैदी से मिलाता हूं। तभी मंगल अंदर आता है। उसने बहुत अच्छे कपड़े पहने हुए थे, पर उसकी हालत बहुत अच्छी थी। उसे देखकर ऐसा नहीं लग रहा था कि वो एक कैदी है जिसे मौत की सजा दी जानी थी। मेरे वर्तमान और भविष्य के महाराज, आप दोनों को प्रणाम। पिताजी, ये इंसान तो वही अपराधी है। हाँ, ये वही है। इस इंसान ने कोई अपराध नहीं किया है और ना ही इसे मौत की सजा दी जाने वाली है। ये मेरा बचपन का दोस्त मंगल है, जिसे साथ मिलकर मैंने ये नाटक रचा और अपने तीनों बेटों की परीक्षा ली। अजय और विजय इस परीक्षा में सफल नहीं हो सके, लेकिन तुम अपनी न्यायप्रियता के कारण इस परीक्षा को पार करने में सफल रहे हो पुत्र, और मैं तुमसे इस बात पर बहुत प्रसन्न हूं। पिताजी, आपने बचपन में मुझे जो भी शिक्षा दी है, मैंने उसे अपने जीवन में पूरी तरह से अपनाया है। मैं जानता हूं कि संसार में न्याय से बड़ा कुछ भी नहीं है। एक राजा कभी एक निर्दोष को सजा नहीं देगा। हाँ पुत्र, और इसलिए तुम पूरी तरह से इस सिंहासन के योग्य हो।